नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज पर वीडियो होता है। तो आइए दोस्तों, आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं बिना समय गंवाए किसका प्रश्न आया। पहला प्रश्न है बेबी यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, सर जी, बंटवारा बाद दायर करने की समय सीमा क्या है? उत्तर में मुझे कहना है, बेबी यादव जी, बंटवारा दायर करने की कोई समय सीमा नहीं होती है, क्योंकि कब बंटवारा करना है ये आप पर निर्भर है। जब किसी परिवार में किसी के साथ पक्षपात होता है, किसी के पास अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है, तब वो अपने हिस्से की मांग करता है, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा नहीं होता और परिवार समुचित चला जाता है। इसके लिए आपको इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 113 देखना होगा, जिसके अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी चीज में कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, जैसे बंटवारा में ही कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है, तो जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन हो, यानी जिस दिन से आप परेशान हो परिवार में, जिस दिन से आपके साथ इनजस्टिस हो, जिस दिन से आपके साथ अन्याय हुआ हो परिवार में, उस दिन से 3 साल के अंदर में आप न्यायालय में टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्रवण कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि दान पत्र अच्छा होता है या वसीयत, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में मुझे कहना है, श्रवण कुमार जी, दान पत्र और वसीयत से दोनों संपत्ति दी जाती है, लेकिन अंतर है कि वसीयत मरने के बाद लागू होता है और दान पत्र जिस दिन से आपने एग्जीक्यूट करा दिया, जिस दिन से आपने रजिस्ट्री करा दी, उसी दिन से दानग्राही के पक्ष में चला जाता है। जबकि वसीयत की संपत्ति आपके मरने के बाद ही वसीयत ग्राही को मिलेगा, यानी जिसके नाम पर आपने वसीयत किया है। वसीयत और दान दोनों पैतृक संपत्ति और शामिलात संपत्ति की नहीं की जा सकती। अगर पैतृक संपत्ति है तो परिवार में बंटवारा करके आपका जितना शेयर है उतना ही आप वसीयत और दान कर सकते हैं। वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, जबकि दान पत्र को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। दान पत्र के लिए प्रोवेट का प्रावधान नहीं किया गया है, चूंकि वह रजिस्टर्ड है, लेकिन वसीयत के लिए प्रोवेट का प्रावधान किया गया है, क्योंकि उसमें आपको कोई कोर्ट फीस नहीं देना पड़ा, कोई स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ा, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ा था। तो बाद में चल के डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से उस वसीयत को प्रोवेट कराना आवश्यक है। अगला प्रश्न है जैक साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि वसीयत को कैंसिल कराने के लिए कौन कौन आधार हैं? उत्तर में मुझे कहना है, जैक साहब, वसीयत को कैंसिल कराने के लिए 6 से 7 आधार हैं। पहला, संपत्ति ज्वाइंट फैमिली का नहीं होना चाहिए। अगर शामिलात परिवार की संयुक्त संपत्ति है और वसीयत कर दी गई है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। वसीयत किसी से दबाव में नहीं लेना चाहिए, यानी किसी को दबाव डालकर उसकी संपत्ति को वसीयत में न ले, अन्यथा उस वसीयत को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वसीयत किसी को मिथ्या प्रभाव दिखाकर नहीं होनी चाहिए, यानी पिता है और अपने पुत्र पर कहा कि तुम वसीयत कर दो, यानी एक तरह से परिवार का नाजायज प्रभाव दिखा करके वसीयत नहीं होनी चाहिए। अगर यह साबित हो गया नाजायज प्रभाव दिखा करके वसीयत का एग्जीक्यूट कराया गया है, वसीयत लिखवाया गया है, वसीयत को खारिज कर दिया जाएगा। वसीयत हमेशा स्वस्थ चित्त व्यक्ति लिख सकता है, जो असंतुलित ब्रेन का है वह नहीं लिख सकता, पागल व्यक्ति नहीं लिख सकता, कोई नाबालिग नहीं लिख सकता। वसीयत करने वाले को वसीयत करने के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी उसकी अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, अपने हिस्से की संपत्ति होनी चाहिए, और वह बालिग होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, तब जाकर के वह वसीयत कर सकता है। अगला प्रश्न है दाहिर किंग जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेरे मरने के बाद संपत्ति मेरी पत्नी को मिले और उसके बाद बाल बच्चों को मिले। उत्तर में मुझे कहना है, दाहिर किंग जी, आप सबसे पहले एक वसीयत बना ले कि उस पर लिखें कि मेरे मरने के बाद यह संपत्ति हमारे पत्नी को, और पत्नी के मरने के बाद, पत्नी अपनी जिंदगी में बेच नहीं सकती है, यह कंडीशन देने के बाद पत्नी के मरने के बाद वह संपत्ति हमारे बाल बच्चे में चली जाएगी। यानी वसीयतनामा के आधार पर संपत्ति का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, इस कानून के अनुसार आप चाहें तो अपनी संपत्ति को पहले पत्नी को और उसके बाद उनके अपने बाल बच्चे को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिजलाल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या दान पत्र यानी डीड ऑफ गिफ्ट कंडीशनल हो सकती है? उत्तर में मुझे कहना है, हाँ ब्रिजलाल जी, दान पत्र कंडीशनल भी हो सकती है। दोनों की सहमति है तो दान पत्र वापस भी किया जाता है। सिर्फ दानकर्ता और दानग्राही इन लोगों की अकेले सहमति से दान वापस नहीं किया जा सकता। दान पत्र में अगर यह लिखा है कि दानग्राही संपत्ति को किसी विशेष व्यक्ति को बेचे, ऐसी परिस्थिति में भी यह कंडीशन अमान्य है और दान पत्र इसके आधार पर भी निरस्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रवीण कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या मैं अपनी संपत्ति को अपने दोस्त को दान कर सकता हूं? क्योंकि सुनने में तो आया है कि संपत्ति अपने ब्लड रिलेशन में ही दान करना चाहिए। उत्तर में मुझे कहना है, प्रवीण कुमार जी, नहीं, आप अपने दोस्त को भी संपत्ति दान कर सकते हैं। शर्त है संपत्ति पाक साफ सुथरी और आपकी निजी होनी चाहिए। आप अपने संपत्ति को जिसे चाहें उसे दान कर सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या नाबालिग दान कर सकता है? उत्तर में मुझे कहना है, प्रवीण कुमार जी, नाबालिग या पागल या वह व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड हो, चित्त विकृत हो,
यह व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में दान पत्र एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।